हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर नंबर 25। लेक्चर नंबर 25 में हम आज डिस्कस करने वाले हैं डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन को। ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन से पहले हमने इंटरफेरेंस देख लिया है। आई होप कि आप सबने उसके फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लिया होगा। और यहाँ पे भी हम पहले जैसे ही जाने वाले हैं। प्रॉब्लम के साथ साथ मैं आपको फॉर्मूला लिस्ट को एक्सप्लेन करता जाऊंगा और समझाता जाऊंगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं गाइस, चलिए शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर को। इस पर्टिकुलर लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन के जो टॉपिक है उसके फॉर्मूलाज है ना, उसको क्वेश्चन पढ़ने के बाद कौन सा फॉर्मूला यूटिलाइज करना होता है ना, वो जज करना काफी ट्रिकी चीज होता है। कुछ कुछ सिचुएशन में बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आई जस्ट ट्राइड कि ऐसे सारे क्वेश्चन जो सारे फॉर्मूलाज को कवर करे, वैसे सारे क्वेश्चन मैंने इस लेक्चर में आपको रख दिए हैं। तो बेसिकली इस लेक्चर के बाद यू विल बी एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप। आई होप दैट। एंड लेट्स स्टार्ट गाइस, पहले से शुरू करते हैं, जल्दी से लेक्चर को चालू करते हैं। देखिए इस पर्टिकुलर टॉपिक को देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पे स्लिट ऑफ विड्थ ए इज इल्यूमिनेटेड बाय व्हाइट लाइट, द फर्स्ट मिनिमम ऑफ द रेड लाइट विल फॉल एट थर्ड। ये सब मैं क्वेश्चन बाद में पढ़ता हूँ, ये वर्ड लिखा मैंने फर्स्ट मिनिमम। तो पहले कंडीशन देख लेते हैं। फोर nth मिनिमम, फोर nth मिनिमम कंडीशन क्या हो गया? तो क्या पाथ डिफरेंस होगा। चलो मैं यहाँ पे m लिख दिया, तो mth मिनिमम का फॉर mth मिनिमम पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू m लैम्बडा हो जाएगा। ठीक है, और फोर mth मैक्सिमा, ये जो पाथ डिफरेंस होगा वो हो जाएगा m प्लस हाफ लैम्बडा, m प्लस हाफ लैम्बडा। और फिर पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाथ डिफरेंस के बहुत सारे फॉर्मूला है। ये पहला फॉर्मूला होगा R2 माइनस R1, वेयर R1 एंड R2 आर द पाथ ट्रैवल बाय व्हाट? वेव्स। तो दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस, उसको आप x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, कुछ लोग x a अपॉन कैपिटल D भी लिखते हैं। फिर यहाँ पे ये a साइन थीटा, या फिर आप इसको a थीटा, या फिर आप इसको a टेन थीटा। मतलब पार्ट डिफरेंस के इतने सारे फॉर्मूलाज है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, पहले तो क्वेश्चन पढ़ के बात एक पता चल रही है कि फर्स्ट मिनिमम की बात है, तो हम क्लियरली अपना फॉर्मूला मिनिमम वाला रखते हैं। फॉर फर्स्ट मिनिमम हम बोल सकते हैं कि m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। और जैसे ही ये m की वैल्यू 1 हो जाएगी, पाथ डिफरेंस जो है वो क्या हो जाएगा? लेमड़ा हो जाएगा। पाथ डिफरेंस होगा a साइन थीटा इज इक्वल टू लेमड़ा। मैं ए साइन थीटा वाला फॉर्मूला क्यों यूज कर रहा हूं? देखो क्वेश्चन में आपको दिया है थीटा, क्वेश्चन में थीटा दिया है, तो कोई भी ऐसा फॉर्मूला यूज करो सो दैट यू कैन यूटिलाइज दैट एंगल। अगर एंगल छोटा होता तो ए इंटू थीटा डायरेक्टली यूटिलाइज करता, लेकिन एंगल छोटा नहीं है तो मैं क्या यूज करूंगा? यहाँ पे ए साइन थीटा यूज करूंगा। चलो साइन 30 हो जाएगा ये। तो यहाँ से साइन 30 यानी 1/2, इसका मतलब है कि 2 लेमड़ा हो जाएगा। 2 लेमड़ा मतलब 65 डबल 2 इंटू 6500 एंगस्ट्रॉम। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 65 टू ज़ा 130 होता है, 130 वाला एक ही आंसर है भाई, दैट इज 1.3 माइक्रोन। कैलकुलेट करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट द फर्स्ट क्वेश्चन इज। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन है 50 सेंटीमीटर दूर रखी हुई है। अब देखो सिचुएशन कुछ ऐसी होती है, हमेशा याद रखना फिगर को। ये स्लिट होता है, स्लिट से सर्टेन डिस्टेंस पे क्या होता है? एक स्क्रीन होता है, उस डिस्टेंस को कहा जाता है कैपिटल डी। ये स्लिट की जो विड्थ होती है, थिकनेस या विड्थ, उसको ए बोला जाता है, कोई कोई लोग इसको डी बोलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आई कैन से टेक्स्ट बुक, ऑथर, पीपल, जो भी है, कुछ लोग उसको ए बोलते हैं। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे ए है या डी, जो भी आपको लेना है। ओके, अब क्या कर रहे हैं, यहाँ से आपको मैक्सिमम मिनिमम जो भी मिलेगा। यहाँ पे देखो फर्स्ट वेवलेंथ भी दिया हुआ है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड मिनिमा इन द डिफ्रेक्शन पैटर्न इज, मतलब यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड मिनिमा का डिस्टेंस दिया हुआ है। तो देखो पहले तो ध्यान रखो ध्यान से, यहाँ पे फोर
mth मिनिमा क्या होगा? फॉर mth मिनिमा पाथ डिफरेंस क्या होगा? हम पाथ डिफरेंस यूज कर रहे हैं एक्स डी अपॉन कैपिटल डी वाला। पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एम लेमड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा? एक्स का वैल्यू तो के एम लेमड़ा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ओके। एंड देयरफॉर फॉर फर्स्ट मिनिमा मुझे क्या मिलेगा? x1 मिलेगा और वो हो जाएगा लेमड़ा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। एंड फॉर सेकेंड मिनिमा क्या मिलेगा? x2 इज इक्वल टू लेमड़ा कैपिटल सॉरी सेकेंड मिनिमा नहीं है क्वेश्चन में, यहां पे दिया है थर्ड मिनिमा, राइट। थर्ड मिनिमा दिया है। सो थर्ड मिनिमा ये हो जाएगा 3 लेमड़ा कैपिटल डी अपॉन डी। गिवन गिवन क्या है? x3 माइनस x1 ये होता है फर्स्ट और थर्ड के बीच का गैप, उसको दिया हुआ है 3 मिलीमीटर। 3 मिलीमीटर यानी 3 इंटू 10⁻³ मीटर। अब देखो x3 माइनस x1 करो, x3 ये है, x1 ये है, अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 लेमड़ा बाय कैपिटल डी, 3 लेमड़ा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी माइनस लेमड़ा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ मीटर आ जाएगा। और आप देखो 2 लेमड़ा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ मीटर आ जाएगा। हमको फाइंड क्या करना है? स्लिट का विड्थ डी फाइंड करना है। तो डी कैसे निकालेंगे? तो कि 2 लेमड़ा है कितना? 6000 एंगस्ट्रॉम यानी 6 इंटू 10⁻⁷ मीटर। कैपिटल डी है 50 सेंटीमीटर मतलब आधा मीटर, हाफ मीटर। 50 सेंटीमीटर क्या होता है? 1 मीटर का आधा होता है ना। और ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻3। तो देखो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 6/3 2 आ जाएगा। एंड डी का वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁴ मीटर। तो ये उसका फाइनल आंसर आ चुका है गाइस। चलो आई होप इट्स वेरी मच क्लियर। समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ते हैं, चलो। अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम। देखिए वेवलेंथ यहाँ पे दिया हुआ है 6000 एंगस्ट्रॉम यानी 6 इंटू 10⁻⁷ मीटर, ओके। गेट्स डिफ्रैक्टेड, डिफ्रैक्शन है यहाँ पे सिंगल स्लिट की विड्थ दी है ए, वो है 0.3 मिलीमीटर और ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁴ मीटर। एंगुलर पोजीशन ऑफ द फर्स्ट मिनिमम मुझे निकालना है। तो देखिए फॉर फर्स्ट मिनिमम मुझे इतना पता है कि पाथ डिफरेंस क्या होगा? लेमड़ा। अब मैं यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूं? ए थीटा। क्यों? मुझे एंगुलर पोजीशन निकालनी है, मतलब एंगल निकालना है। एंगल निकालना हो तो क्या करोगे? ऐसा कोई पाथ डिफरेंस वाला फॉर्मूला सोचो कि जिसमें एंगल आता हो, तो वो हो गया ए थीटा, ओके। तो थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा? लेमड़ा अपॉन ए। बस ये याद रखना। क्या याद रखना है? कि फॉर फर्स्ट मिनिमम क्या होता है? थीटा इज लेमड़ा अपॉन ए। हम इसको यूज करेंगे बहुत बार, ठीक है। अब मुझे बस वैल्यू डाल दो, आपका आंसर मिल जाएगा। क्या है? लेमड़ा 6 इंटू 10⁻⁷ है और ए कितना है? तो कि 3 इंटू 10⁻⁴ है। तो यहां से थीटा की वैल्यू मिल जाएगी 2 इंटू 10⁻³ रेडियन, ओके। सो दिस इज द आंसर गाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। In a single slit diffraction pattern, the width of the slit may double than the central maximum of the diffraction pattern. अब देखो सेंट्रल मैक्सिमम क्या होता है? डिफ्रैक्शन के लिए अगर आप इंटेंसिटी वर्सेस आर्क थीटा का ग्राफ ड्रॉ करो तो देखो वो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ये इतना डिस्टेंस है, ठीक है, ये इतना डिस्टेंस है। इसको कहते हैं विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। और ये विड्थ कितनी होती है? अगर एंगुलर विड्थ बात करें तो देखो ये कौन सा पॉइंट है? तो ये है फर्स्ट मिनिमम। ये कौन सा पॉइंट है?
तो कि ये है फर्स्ट मिनिमम। अभी हमने देखा, देखो सेंट्रल लाइन, ये जो एंगल बनता है ना, ये वाला एंगल थीटा, तो अभी हमने देखा कि फॉर फर्स्ट मिनिमम थीटा क्या होता है, लेमड़ा अपॉन ए होता है। देखो अभी प्रीवियस में मैं बोला था कि याद रखना है, फॉर फर्स्ट मिनिमम थीटा इज लेमड़ा बाय ए। ओके, लेकिन अगर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम की बात करें तो ये विड्थ कुछ ऐसी हो जाएगी, ये भी थीटा हो जाएगा। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर फॉर द केस ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम विड्थ, एंगुलर विड्थ जो मिलेगी, एंगुलर विड्थ टू थीटा दैट इज गोइंग टू बी 2 लेमड़ा अपॉन ए मिलेगा। 2 थीटा इज गोइंग टू बी ट्वाइस लेमड़ा अपॉन ए आपको मिल जाएगा। अब देखो यहां पे क्या पूछा है, बोला है कि विड्थ ऑफ द स्लिट इज मेड डबल। मतलब हम क्या कर रहे हैं, ए को डबल कर रहे हैं, ए का क्या कर देंगे, 2a करेंगे। तो इसके ऊपर से एंगुलर विड्थ कितनी हो जाएगी भाई, इज गोइंग टू बी ट्वाइस लेमड़ा अपॉन 2a हो जाएगा, एंड विच इज बेसिकली लेमड़ा अपॉन ए, राइट। एंगुलर विड्थ क्या हो जाएगी, देखो आधी हो जाएगी। पहले ये पूरा जो डिस्टेंस था एंगल, ये पूरा जो एंगल मिल रहा था वो 2 लेमड़ा अपॉन ए था, अब ये एंगल क्या हो गया, आधा हो गया। लेकिन जैसे ही ये एंगल आधा हो जाएगा ना, यहाँ पे इंटेंसिटी पैटर्न में बहुत इंक्रीमेंट आएगा। मतलब पहले जो अपना इंटेंसिटी पैटर्न कुछ ऐसा था, ठीक है, लेकिन जैसे ही ये विड्थ रिड्यूस हो गई, इंटेंसिटी पैटर्न बढ़ जाएगी। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि विड्थ क्या हो गई, कम हो गई, मतलब नैरो हो गई, लेकिन इंटेंसिटी बढ़ गई, मतलब क्या हो गया, ब्राइट हो गया। तो नैरोअर और ब्राइट ये दोनों उसका आंसर होगा। टू ऑब्जर्व डिफ्रैक्शन द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल, देखो डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व करने के लिए ऑब्स्टेकल की साइज कोई भी हो, डजेंट मैटर। मतलब यहाँ पे 4 ऑप्शन में लेमड़ा की डिपेंडेंसी पूछी है आपको कि लेमड़ा जो होता है ऑब्स्टेकल की साइज कितनी होनी चाहिए इन कंपैरिजन विथ व्हाट, लेमड़ा। लेकिन ऑब्स्टेकल की साइज कुछ भी हो, डिफ्रैक्शन तो होगा ही, राइट। सो डिफ्रैक्शन इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन दी लेमड़ा वैल्यू और ऑब्स्टेकल की साइज की वैल्यू पे, ठीक है। चलो अब यहां पे क्या है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस डी बिटवीन स्लिट S1 एंड S2 इज 1 मिलीमीटर, ठीक है। दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस है 1 मिलीमीटर, मतलब यहाँ पे स्मॉल डी का वैल्यू दिया है 1 मिलीमीटर। व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट सो एज टू ऑब्टेन 10th मैक्सिमा, मुझे 10th मैक्सिमा ऑफ इंटरफियरेंस की बात करनी है, ओके। 10th मैक्सिमा ऑफ डबल स्लिट पैटर्न, डबल स्लिट पैटर्न मतलब इंटरफियरेंस में 2 स्लिट होती है ना। तो 10th मैक्सिमा ऑफ इंटरफियरेंस विद इन सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ सिंगल स्लिट पैटर्न। अब देखो सिंगल स्लिट पैटर्न मतलब डिफ्रैक्शन हुआ, तो हम यहाँ पे क्या ढूंढ रहे हैं, सेंट्रल मैक्सिमम की बात है। देखो एक मिनट, हाँ जरा रुक जाना। देखो यहाँ पे 10th मैक्सिमम ऑफ इंटरफियरेंस इज इक्वल टू विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इन डिफ्रैक्शन, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। फिर से क्वेश्चन पढ़ो, व्हाट शुड बी दी विड्थ ऑफ ईच स्लीट बी सो एज टू ऑब्टेन 10th मैक्सिमा ऑफ डबल स्लिट। डबल स्लिट पैटर्न की जो 10th मैक्सिमा मिलती है वो कहां मिलनी चाहिए, तो कि दैट शुड बी विद इन क्या, सेंट्रल मैक्सिमम। मतलब 10th मैक्सिमा का जो लेंथ मिलेगा ना, वो सेंट्रल मैक्सिमम की लेंथ से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे इक्वल, लेस देन और इक्वल टू बोलना चाहिए मुझे, ओके। मतलब देखो मैं बताता हूं कि x फॉर 10th मैक्सिमम should be less than equal to x for central maximum. This is for interference and this is for diffraction.
या फिर अगर बात करें हम x की जगह पे ऐसा भी बोल सकते हैं, देयरफॉर एंगुलर पोजीशन ऑफ 10th मैक्सिमम इन इंटरफियरेंस इज इक्वल टू एंगुलर पोजीशन या फिर एंगुलर विड्थ, पोजीशन तो नहीं बोल सकते, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। तो देखो अब ध्यान से देखना यहां पे कि फॉर 10th मैक्सिमम इन इंटरफियरेंस पाथ डिफरेंस क्या होगा, 10 लेमडा आएगा। अगर पाथ डिफरेंस को मैं थीटा इंटू डी लिखूं तो मुझे यहाँ पे थीटा कितना मिलेगा, 10 लेमडा अपॉन स्मॉल डी मिल जाएगा, राइट। तो ये एंगुलर पोजीशन ऑफ 10th मैक्सिमम इंटरफियरेंस क्या हो गई, 10 लेमडा अपॉन स्मॉल डी हो गई। अब एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम हम सबको पता है ट्वाइस लेमडा अपॉन ए होता है। कहां से पता है भाई, देखो हमने आगे किया हुआ, ये रहा, ये रहा, देखो एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम क्या है, ट्वाइस लेमडा अपॉन ए है। तो 10 लेमडा अपॉन डी इज लेस देन ट्वाइस लेमडा अपॉन ए आया, मतलब यहाँ पे 5 अपॉन डी इज लेस देन और इक्वल टू 1 अपॉन ए आ गया। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो जरा बताओ, चलो मुझे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, ए की वैल्यू लेस देन हो जाएगी डी बाई 5। तो ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, डी बाई 5 जितनी मिलेगी। और यहाँ पे क्वेश्चन में देखो डी का वैल्यू कितना दिया है, 1 मिलीमीटर दिया हुआ है। तो ये 1 मिलीमीटर अपॉन 5, सो 1/5 होता है 0.2, सो 0.2 मिलीमीटर इज द आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंगल स्लिट इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम। यहां पे लेमड़ा दिया हुआ है 6000 एंगस्ट्रॉम, मतलब ये होगा 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। स्लिट ऑफ विड्थ, ये जो डी है दैट इज 0.1 सेंटीमीटर, एंड द स्क्रीन जो है कैपिटल डी वो 1 मीटर दूर है। एंगुलर पोजीशन ऑफ द 10th मिनिमम, थीटा फॉर 10th मिनिमम। तो बोल सकते हैं ना कि फॉर 10th मिनिमम d into theta is equal to 10 lambda. So theta is equal to 10 lambda upon d. बस वैल्यू डाल दो, वैल्यू डालना है। 10 लेमडा कितना है, 6 इंटू 10⁻⁻7, और स्मॉल डी जो है वो 0.1 यानी 10⁻⁻1। सो ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू 10⁻⁻7, ये 10⁻+1 हो जाएगा और यहाँ पे 10 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 6 इंटू 10⁻⁻5 मीटर है, सॉरी रेडियन हो जाएगा ना, 10th मिनिमम बोला है 1 मीटर अवे। अच्छा डेटा फिर से देखते हैं, ओके ओके ओके, अपने एक लोचा मारा है, देखो 10.1 सेंटीमीटर दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे नीचे चेंज हो जाएगा। 0.1 सेंटीमीटर क्या होता है भाई, देखो 0.1 सेंटीमीटर, मैंने 0.1 ले लिया था, 0.1 सेंटीमीटर का 10⁻², तो अल्टीमेटली ये 10⁻³ मीटर हो जाएगा, और यू हैव टू कीप 10⁻⁻3। सो यहाँ पे क्या आएगा, 6 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻3। सो इट इज बेसिकली 6 इंटू 10⁻⁻3 रेडियन। दिस इज व्हाट द एंगल इज। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर, पैरेलल बीम है लाइट वेवलेंथ 500 नैनोमीटर। देखो 500 नैनोमीटर यानी 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, falls on the narrow slit of resulting diffraction pattern is observed 1 मीटर अवे। स्क्रीन जो है वो 1 मीटर दूर रखी हुई है। इट इज ऑब्जर्व दैट फर्स्ट मिनिमा इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 mm
तो फर्स्ट मिनिमा का डिस्टेंस दिया है 2.5 mm, मतलब 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर, एंड विड्थ ऑफ द स्लिट मुझे निकालना है। तो फॉर फर्स्ट मिनिमा पाथ डिफरेंस में ले रहा हूं क्या, एक्स डी अपॉन कैपिटल डी। ओके, और यहाँ पे फर्स्ट मिनिमा है इसलिए लैम्बडा सिर्फ आएगा। तो यहाँ पे डी क्या मिलेगा, तो कि लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन x1। लैम्बडा दिया है 5 इंटू 10⁻⁻7, कैपिटल डी है 1, और x1 है 2.5 इंटू 10⁻⁻3। सो ये डी जो मिलेगा मुझे, दैट इज 2 इंटू 10⁻⁴ मिलेगा, एंड दिस इज बेसिकली 0.2 मिलीमीटर, 0.2 मिलीमीटर। ओके, चलो अपना आंसर मिल चुका है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, मैंने बोला था कभी कभी बी लिखते हैं, कभी कभी ए लिखते हैं, डिपेंड करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है, सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ डी विथ इंसिडेंट लाइट ऑफ वेवलेंथ 5500 एंगस्ट्रॉम। लेमड़ा दे दिया है भाई आपको, लेमड़ा कितना है 5500 एंगस्ट्रॉम, मतलब ये होगा कि 5.5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर आ जाता है। द फर्स्ट मिनिमम इज ऑब्जर्व एट एंगल थीटा, 30 डिग्री पे मुझे क्या मिल रहा है, फर्स्ट मिनिमम मिल रहा है। फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम इज ऑब्जर्व्ड एट एंगल, मतलब अब थीटा फिर से मुझे ढूंढना है, थीटा डैश बोल देता हूं, ये किसके लिए, मुझे ढूंढना है सेकेंडरी मैक्सिमम। ओके, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम। चलो अब क्या ढूंढेंगे, तो ध्यान से देखना यहाँ पे, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना भाई, क्या करना है यहाँ पे। पहले तो अपने फर्स्ट मिनिमम की बात है, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं, देखो फोर फर्स्ट मिनिमम ए इंटू थीटा, वो होता है लेमड़ा, तो ए हो जाएगा लेमड़ा अपॉन थीटा। लेमड़ा है 5.5 इंटू 10⁻⁻7, और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, मतलब π/6 लेना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। सो दिस इज गोइंग टू बी 6 इंटू 5.5 अपॉन पाई इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ये हो जाएगा विड्थ ऑफ द स्लिट। अब क्या करना है, फोर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम है, लेकिन मैक्सिमम तो कौन सा है, फॉर फर्स्ट मैक्सिमम, ये जो हो जाएगा ना ए इंटू थीटा डैश, वो हो जाएगा m प्लस हाफ लेमड़ा। सेकेंडरी में ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम, रीड द क्वेश्चन ना, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम है तो m की जगह पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। अगर m की जगह पे 1 रखेंगे तो ये 1 प्लस हाफ 3/2 हो जाएगा, 3/2 लेमड़ा आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको कैलकुलेट, अभी जो कैलकुलेट किया ना उसकी जरूरत ही नहीं थी, एक ही जगह पे लेमड़ा बाय थीटा लिख दो। तो यहां से थीटा डैश की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 3/2 थीटा, 3/2 थीटा। समझे कि नहीं समझे, 3/2 थीटा। तो 3/2 थीटा कितना होगा, करो कैलकुलेट, चलो 3/2 थीटा कितना है, π/6, सो थीटा हो जाएगा π/4, और π/4 को आप क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स 1/√2 ऐसा लिख सकते हो, राइट। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 1, पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। The diffraction pattern in the diffraction pattern is obtained using a beam of red light. What happens if red light is replaced by blue light? देखो रेड लाइट को ब्लू लाइट से रिप्लेस कर देते, हमने एक चीज सीखी हुई है कि डिफ्रैक्शन जो होता है ना, हमेशा याद रखना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमड़ा अपॉन ए होता है। ठीक है, अगर आप रेड से ब्लू यूज करते हो
तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लेमडा को क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो। लेमडा को डिक्रीज करने से क्या होगा कि डिफ्रैक्शन कम होगा। डिफ्रैक्शन कम होगा तो मतलब बेंडिंग कम होगा। बेंडिंग कम होगा तो ये लाइट्स है ना सारी नैरोअर हो जाएगी और क्राउडेड हो जाएगी। मतलब यहाँ पे स्लिट है, ये स्क्रीन है, रेड लाइट से क्या हो रहा था, ऐसा हो रहा था। अब लेमड़ा कम कर दिया तो डिफ्रैक्शन कम होगा, तो कम होने की वजह से अब डिफ्रैक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके, तो ये पहले इतने रीजन में, मान लो पहले 1000 स्लिट्स मिलती थी मुझे, 1000 फ्रिंजेस मिलती थी, सॉरी। तो 1000 फ्रिंजेस पहले इतनी बड़े रीजन में मिलती थी, अब 1000 फ्रिंजेस इतने छोटे रीजन में मिलेगी। तो सारी फ्रिंजेस है ना वो एक दूसरे के नजदीक नजदीक आ जाएगी, क्राउडेड हो जाएगी, नैरो हो जाएगी। चलो, अब एंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ 10 सेंटीमीटर डायामीटर टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप का जो डायामीटर दिया है ना वो 10 सेंटीमीटर का है, और उसका एंगुलर रिजोल्यूशन दिया हुआ है। अच्छा, एंगुलर रिजोल्यूशन फाइंड करना है, सॉरी, एंगुलर रिजोल्यूशन मुझे फाइंड करना है। एंगुलर रिजोल्यूशन थीटा मुझे फाइंड करना है। लेमड़ा दिया हुआ है 5000 एंगस्ट्रॉम, और डायमीटर ऑफ द टेलीस्कोप जो है वो दिया है 10 सेंटीमीटर। ओके, तो यहां पे क्वेश्चन ये है कि एंगुलर रिजोल्यूशन कौन से ऑर्डर में आएगा, कौन से ऑर्डर में एंगुलर रिजोल्यूशन आएगा। तो देखिए, एंगुलर रिजोल्यूशन जो होता है ना उसका फॉर्मूला होता है थीटा विच इज 1.22 लेमड़ा अपॉन कैपिटल डी। तो 1.22 लेमड़ा हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻⁷, और नीचे डी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर का 0.1 मीटर हो जाएगा। 0.1 मीटर मतलब 10⁻⁻1। तो ये 1.22 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻6 आ जाएगा। तो ये बेसिकली आप देख रहे हो कि इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी इन ऑर्डर ऑफ, in the order of 10 raised to -6 radian. So you can just take here 10 raised to -6, हाँ सॉरी, ये नहीं, ऑप्शन डी इज द आंसर। चलो, टेलीस्कोप इज यूज टू रिजॉल्व टू स्टार सेपरेटेड बाय दिस एंगल। एक स्टार यहाँ पे है, दूसरा स्टार यहाँ पे है। हम दोनों स्टार को टेलीस्कोप से ऑब्जर्व कर रहे हैं, और दोनों स्टार को जब टेलीस्कोप से ऑब्जर्व किया जाता है तो क्या होता है, देखो ये जो एंगल बनता है ना, ये यहाँ पे टेलीस्कोप है, तो ये जो एंगल बनता है, कौन सा एंगल बनता है भाई, ये रहा, वो हो जाएगा 4.6 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज लेमड़ा दे दिया है आपको यहाँ पे 5460 एंगस्ट्रॉम, तो मुझे अपर्चर ढूंढना है। अपर्चर मतलब डायमीटर, बस वही काम करना है, हमने अभी किया था। थीटा क्या होता है, 1.22 लेमड़ा अपॉन डी होता है। तो डी क्या होगा, 1.22 लेमड़ा अपॉन थीटा हो जाएगा। बस सारा डेटा दिया है, रख दो। 1.22 लेमड़ा की जगह पे 5.46 इंटू 10⁻⁻7 आ जाएगा, और थीटा की जगह पे 4.6 इंटू 10⁻⁻6 आ जाएगा। और जब आप इसकी वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो क्या आंसर आएगा, जस्ट कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करोगे तो क्या आना चाहिए, रफली मुझे लगता है ऑप्शन ए आना चाहिए, फिर भी आप कैलकुलेट कर लेना। ये ऑप्शन ए मुझे इसलिए लगता है कि 5.46 और 4.6 इज अप्रोक्सीमेटली 1.1 होगा, तो बस उसके हिसाब से इसको अगर मैं देखूं तो ये होगा 0.1488 मीटर। दिस विल बी द आंसर गाइस। चलो, डायमीटर ऑफ अ प्यूपिल ऑफ ए ह्यूमन आई इज अबाउट, डायमीटर दिया है प्यूपिल का 2 मिलीमीटर, और लेमड़ा दिया है जो हमारे ह्यूमन आई की सेंसिटिविटी होती है वो 555 नैनोमीटर। बेसिकली इट इज 5.55 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ये 2 मिलीमीटर है तो 2 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन निकालना है मुझे, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन फॉर एन आई। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या होगा,
तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होता है थीटा 1.22 लेमड़ा अपॉन कैपिटल डी। तो 1.22 लेमड़ा क्या हो गया भाई, 5.55 इंटू 10⁻⁻⁷ और कैपिटल डी क्या होगा 2 इंटू 10⁻⁻3। बस कैलकुलेट करो यहां से, ठीक है भाई। देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हाँ, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो दिस विल बी वेरी क्विक। चलो आगे बढ़ते हैं। दो टावर है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक टावर है यहाँ पे दूसरा एक टावर है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 40 किलोमीटर का है। लाइन ज्वाइनिंग दम 50 मीटर अबव द हिल हाफ वे बिटवीन द टावर्स, मतलब इसके बीच में एक हिल है यहाँ पे ऐसा कोई, और ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये जो दिया है ना वो दिया है 50 मीटर। ये हिल से कोई भी एक टावर का जो डिस्टेंस होगा दैट डिस्टेंस विल बी 20 किलोमीटर। तो बेसिकली ये 2 इंटू 10⁻⁴ मीटर दिया हुआ है। हमको पूछा है द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव विच कैन बी सेंट बिटवीन टू टावर्स, मतलब एक टावर से मुझे सिग्नल भेजना है और दूसरा टावर क्या करना चाहिए, उसको रिसीव करना चाहिए। तो ये करने के लिए कौन सी वेवलेंथ हम भेज सकते हैं। तो देखो यहां से एक टावर से दूसरे टावर में जाएगा तो 50 मीटर का खुला जगह है, मतलब ओपन स्पेस कितनी है 50 मीटर। अगर 50 मीटर से ज्यादा विड्थ वाला हमने कोई बीम भेजा है, अगर अगर हमने ऐसा कोई बीम भेजा जिसकी विड्थ 50 मीटर से ज्यादा हो, तो क्या होगा, वो बीम वो नीचे वाला जो हिल है ना उसके साथ टकराएगी, और टकराएगी तो क्या हो जाएगा, डिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि अपने सारे वेव्स सीधा सीधा चले जाए तो क्या होना चाहिए, डिफ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब ज्यादा से ज्यादा गैप कितना कंसीडर करना है मुझे, 50 सेंटीमीटर का गैप ज्यादा से ज्यादा कंसीडर करके मुझे चलना है। तो देखो आपने ये पढ़ा होगा फॉर्मूला, जेड एफ इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन लेमड़ा, इसको कहते हैं फ्रेनल डिस्टेंस। और फ्रेनल डिस्टेंस से मुझे ये पता चलता है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू लेमड़ा जेड एफ, ए स्क्वायर इज इक्वल टू लेमड़ा जेड एफ। एक काम करते हैं, एक रुक जाओ, हमको लेमड़ा फाइंड करना है ना, तो लेमड़ा को सब्जेक्ट बनाओ। लेमड़ा इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन जेड एफ। अब ए का वैल्यू 50 मीटर दिया हुआ है, 50 का स्क्वायर, और जेड एफ जो है वो होगा 2 इंटू 10⁻⁴। ये जेड एफ क्या होता है, फ्रेनल डिस्टेंस होता है। फ्रेनल डिस्टेंस मतलब आपका जो सोर्स होता है और स्लीट होता है उसके बीच का ऐसा कोई डिस्टेंस जिस डिस्टेंस की वजह से क्या हो कि आप रे ऑप्टिक्स को यूटिलाइज कर सके। अगर उससे कम या उससे ज्यादा करेंगे, ज्यादा होगा तो प्रॉब्लम, लेकिन उससे कम डिस्टेंस अगर कर दिया आपने तो क्या होगा, फिर आपका जो बीम होगा लाइट का वो क्या होगा, ऑब्स्टेकल के साथ टकराएगा, डिफ्रैक्शन उसका हो जाएगा। उतने डिस्टेंस से करो या उससे ज्यादा डिस्टेंस से करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे अपने उतना डिस्टेंस तो लेना ही है, उसकी वजह से लेमड़ा की वैल्यू यहाँ पे ऐसी हो जाएगी, एंड देयरफॉर लेमड़ा की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी 2500, और नीचे क्या मिलेगा 2 इंटू 10⁻⁴ है। तो इसका जो भी आंसर आए, लेमड़ा का आंसर यहाँ पे क्या आएगा, 120 इन 10⁻⁴, मतलब ये 0.125 आ जाएगा भाई। 0.125 मीटर इज द लेमड़ा वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द लेमड़ा विच कैन बी सेंट। ठीक है, ये आपके टेक्स्ट बुक के जैसा ही क्वेश्चन है गाइस। फॉर व्हाट डिस्टेंस इज द रे ऑप्टिक्स इज अ गुड अप्रोक्सीमेशन। अभी मैंने बोला फ्रेनल डिस्टेंस जो होता है, एट फ्रेनल डिस्टेंस रे ऑप्टिक्स इज अ गुड अप्रोक्सीमेशन। एट फ्रेनल डिस्टेंस ray optics is good approximation। मैं बाउंड्री लाइन की ही बात कर रहा हूं। अभी हमने फॉर्मूला देखा था, फ्रेनल डिस्टेंस क्या था, तो कि ए स्क्वायर अपॉन
लेमड़ा था। तो देखो यहाँ पे अपर्चर की वैल्यू, ये ए की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, ए की वैल्यू कितनी है 4 मिलीमीटर, लेमड़ा दिया हुआ है 500 नैनोमीटर, यानी 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, वैल्यू डाल दो, ए स्क्वायर होगा 16 इंटू 10⁻⁻6 और लेमड़ा हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻7। बस यहाँ पे इसकी वैल्यू जो भी आएगी, ठीक है। सो 5 3 जा 15.2 and this is 10 raised to plus 1, so it is going to be 32 meter guys. 32 मीटर इज द फ्रेनल डिस्टेंस, एंड इसका मतलब क्या है कि 32 मीटर जितना डिस्टेंस रखो अगर आप कहां पे, सोर्स और स्लिट के बीच में, तो जाके क्या होगा, आपका लाइट का बीम कुछ ऐसा हो जाएगा कि स्लिट के अंदर से डायरेक्टली वो पास हो जाएगा विदाउट एनी डिफ्रैक्शन, ठीक है। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट वाज कंफर्म्ड बाय विच फिनोमिनन, तो पोलराइजेशन हुई, क्योंकि सिर्फ पोलराइजेशन किसका होता है, ओनली ट्रांसवर्स वेव कैन बी पोलराइज्ड। लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होता है ना, उसका पोलराइजेशन नहीं होता है, इसलिए कोई वेव पोलराइज्ड है कि नहीं है, अगर उसका टेस्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, सॉरी, कोई वेव अगर ट्रांसवर्स है या लॉन्गिट्यूडनल, अगर ऐसा चेक करना है तो क्या करो, पोलराइजेशन करो, अगर पोलराइजेशन हो जाता है तो मतलब वो ट्रांसवर्स ही होगा, ठीक है। चलो, if the angle between pass axis and the polarizer and the analyzer is 45, the ratio of intensity of the original light and transmitted light after passing through analyzer। देखो यहाँ पे मालस लॉ निकलेगा। मालस लॉ को यूज करने से पहले एक चीज समझ लेते हैं, ध्यान से देखना। ये पोलराइजर है, ये पोलराइजर है, यहाँ पे अनपोलराइज लाइट है। पोलराइजर में से पास होगी तो ये सीधी हो जाएगी, मतलब मान लेते हैं कि उसकी पास एक्सेस वर्टिकल है, मतलब जिस एक्सेस में से लाइट पास होगी वो एक्सेस वर्टिकल है, तो कुछ ऐसी हो जाएगी। ये हुआ पोलराइजर। फिर उसके बाद हम एनालाइजर रखते हैं, तो एनालाइजर कितने डिग्री पे रखा हुआ है हमने, 45 डिग्री पे रखा हुआ है। एनालाइजर भी एक पोलराइजर ही होता है। तो क्या करेंगे, इसका ये जो 45 डिग्री वाला कंपोनेंट होगा ना, मान लो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E0 है, तो यहाँ पे E0, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E0 cos 45। तो यहाँ पे आउटपुट में जो भी मिलेगा मुझे, पास एक्सेस ऐसे टेढ़ी होगी ना, तो टेढ़ी पास एक्सेस होगी तो यहाँ पे लाइट भी टेढ़ी पास होगी, मतलब ऐसे ही कंपोनेंट पास होंगे जो 45 डिग्री पे हो। तो ये E0 cos 45 वाला कंपोनेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो आपको क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ओरिजिनल लाइट एंड ट्रांसमिट लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू द एनालाइजर। तो मालस लॉ क्या कहता है, फ्रॉम मालस लॉ I इज इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा कितना है, 45 डिग्री है, cos स्क्वायर 45 होता है 1/2, सो ये हो गया I का वैल्यू हो जाएगा I0/2। मतलब अगर यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी अगर I0 होगी तो यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी कितनी होगी, I/2 हो जाएगी। I/2 मतलब पहले से वो आधी हो जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, अभी यहाँ पे ये जो मैंने किया ना, उसमें एक छोटी सी गलती की है, और ये गलती मैंने एक्चुअली है ना, क्यों हुई आप समझिए जरा ध्यान से यहाँ पे, कि जरा ध्यान से, मैं बताता हूँ क्या होता है। एक चीज मैं कहना भूल गया आपको, और इसकी वजह से मैंने भी गलती कर दी। मैंने क्या किया गलती में, देखो मैं बताता हूं, मेरी गलती बता देता हूं आपको। मुझे इतना पता चल चुका है, देखो यहां पे इंटेंसिटी मुझे लेनी थी I0, यहां पे इंटेंसिटी हो जाएगी I0/2 और यहां पे इंटेंसिटी हो जाएगी I0/4। ऐसा कैसे, तो देखो हमेशा पोलराइजर की प्लेन एक्सिस में से जब कोई लाइट पास हो जाती है तो उसकी इंटेंसिटी आधी हो जाती है। कैसे आधी हो जाती है समझना है अगर, तो आप सिंपल ले लो, एवरेज इंटेंसिटी
ऑफ अ लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू पोलराइजर क्या होगा, एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। और एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस थीटा क्या होता है, 1/2 होता है, और इसलिए क्या बोलेंगे, I0/2। मतलब जब भी अनपोलराइज लाइट को आप कोई पोलराइजर में से पास करोगे तो वो लाइट कैसी हो जाएगी, उसकी इंटेंसिटी पहले आधी हो जाएगी। मतलब यहाँ पे जो भी मिलेगा ना इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, कहाँ पे, इस जगह पे, वो पहले से इंटेंसिटी क्या कर देगा, आधी कर देगा। और हमने अभी देखा कि यहाँ पे जो भी इंटेंसिटी होगी उससे आधी इंटेंसिटी यहाँ पे होती है। क्यों आधी होती है, तो मालस फॉर्मूला यूटिलाइज करो। आई वहां पे लेफ्ट साइड कितनी इंटेंसिटी, I0/2, और यहाँ पे कितना होगा, cos स्क्वायर 45। तो ये I0/2 तो है ही, cos स्क्वायर 45 क्या होगा, वो 1/2 आ जाएगा, और वो मुझे दे देगा कितना, I0/2। ठीक है, तो ये हो गया अपना आंसर। मैंने इसलिए गलती कर दी कि मैंने I0 यहाँ पे जल्दबाजी में लिख दिया था, I0 होना चाहिए इस जगह पे। चलो आगे बढ़ते हैं। The angle between pass axis of the polarizer and analyzer is 45 डिग्री। फिर से 45 डिग्री का एंगल मुझे यहां पे मिला है। द परसेंटेज ऑफ द पोलराइज लाइट पासिंग थ्रू एनालाइजर। देखो परसेंटेज ऑफ पोलराइज लाइट, अभी हमने क्या देखा, ये पोलराइजर था, इसकी इस I0 था, तो यहाँ पे क्या हो गया, I0/2 हो गया। फिर हमने एनालाइजर रखा, और एनालाइजर रखने के बाद क्या हो गया, I0/4 हो गया। तो देखो परसेंटेज ऑफ पोलराइज लाइट मतलब ये अनपोलराइज्ड है भाई, जो ये है अनपोलराइज्ड और ये है पोलराइज्ड। तो पोलराइज लाइट अगर इस एनालाइजर में से पास होके बाहर निकलेगी तो यू कैन सी दैट इंटेंसिटी क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो मतलब 50% विल बी माई आंसर, 50% विल बी माई आंसर। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या करना है, अनपोलराइज लाइट ऑफ इंटेंसिटी 32 वॉट। देखो अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी है 32 वॉट। देखते हैं क्या है, I0 दे दिया गया है, I0 is 32 watt per meter square, passes through 3 polarizer, 3 polarizer में से पास होता है, such that transmission axis of the first is cross with the third। मतलब देखो समझो जरा, ये पहला पोलराइजर है, फिर मान लेते हैं यहां पे कौन सा पोलराइजर हुआ, ये दूसरा पोलराइजर हुआ। मान लो दूसरा पोलराइजर यहाँ पे थीटा डिग्री पे है, तो तीसरा पोलराइजर कुछ ऐसा होगा। देखो वर्ड दिया है क्रॉस्ड, क्रॉस्ड का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखना, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, और ये तीसरा वाला। अब देखो फॉर सेकंड एंड थर्ड, ओके, इनके बीच का एंगल क्या होगा, तो सेकंड और थर्ड के बीच का एंगल होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि पहले और दूसरे के बीच का एंगल थीटा है। अगर दूसरे और तीसरे के बीच का एंगल 90 माइनस थीटा होगा, तभी जाके पहले और तीसरे के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो 90 डिग्री करने के लिए मुझे दूसरे और तीसरे के एंगल, जो बीच का जो एंगल है ना, वो क्या लेना पड़ेगा, 90 डिग्री लेना पड़ेगा। चलो अब यहां पे ध्यान से समझना, यहां पे I0 है, यहां पे हो जाएगा I0/2, तो यहां पे क्या हो जाएगा, I0/2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि थीटा डिग्री पे मुड़ा हुआ पोलराइजर अगर हो तो क्या करना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा करना होता है। अब दूसरे और तीसरे के बीच में एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा। तो देखो हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा के आगे क्या है, I0/2। I0/2 क्यों है, क्योंकि वो पहले वाली वैल्यू है। तो अब ये तीसरे के लिए पहले वाली वैल्यू क्या होगी, तो कि तीसरे के लिए पहले वाली वैल्यू होगी I0/2 कॉस स्क्वायर थीटा, और उसके बाद कॉस स्क्वायर करना है, और एंगल कौन सा लेना है, तो कि दूसरे और तीसरे के बीच का जो एंगल है वो, तो ये हो जाएगा I। सो दिस इज गोइंग टू बी I0/2 कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा।
तो ये होगा फाइनल इंटेंसिटी। लेकिन ये फाइनल इंटेंसिटी का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। I0 का वैल्यू दिया हुआ है 32, और ये होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा उसका स्क्वायर। सो यहां पे बचेगा क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा उसका होल स्क्वायर, दैट इज गोइंग टू बी 1/8, है ना, वो 1/8 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, मैं यहां पे ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दे, यहां पे 4 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 ऐसा लिख सकते हैं, और यहाँ पे 1/8 है। देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा उसका होल स्क्वायर, और ये 4 और 8 मिलके इस तरफ क्या बना देंगे, 1/2 बना देंगे। सो साइन 2 थीटा क्या होगा, 1/√2 हो जाएगा। साइन 2 थीटा इज 1/√2, तो फिर क्या होगा यहाँ पे, 2 थीटा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, और 2 थीटा 45 हो जाएगा तो थीटा आ जाएगा 22.5 डिग्री। बस इतना याद रखना है, I0/2, फिर थीटा एंगल है तो I0/2 cos स्क्वायर थीटा। हमेशा जो पहले वैल्यू मिलती है वो वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय क्या करना होता है, cos स्क्वायर थीटा करना होता है। और थीटा क्या लेना होता है, तो कि जो दो पोलराइजर है उनके बीच का एंगल। हमने यहाँ पे 90 माइनस थीटा इसलिए लिया कि दूसरे और तीसरे के बीच का जो एंगल होगा वो बेसिकली क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। You can see that option number C, option C is the right answer. अब क्या करते हैं, a light from sodium lamp is made to pass through two polaroids. Okay, light from sodium lamp is made to pass through two polaroids. Place one after another in the path of light. चलो अभी क्या दिया है, दो पोलराइड रखे हैं, एक पोलराइड यहां पे, फिर दूसरा पोलराइड यहां पे। जरूरी नहीं है कि ये पोलराइड्स एक दूसरे के आमने सामने, हो सकता है कि एक दूसरे से थीटा एंगल पे भी हो। चलो मैं थीटा एंगल पे ही रखता हूं इसको। पहले से ये दूसरा पोलराइड जो है वो थीटा एंगल पे मैंने रखा है। चलो ओके, तो मुझे पता है ये I0 होगा तो ये I0/2 होगा, और ये होगा I0/2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या पूछा है, टेकिंग इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट एज 100%। अब इस पर्टिकुलर इंटेंसिटी को अगर मैं 100% बोलूं तो ये 50% हो जाएगा, है कि नहीं, ये इंटेंसिटी 50% हो जाएगा। अब देखो कॉस का नेचर क्या होता है, कॉस कॉस थीटा जो होता है ना उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, और उसकी मतलब क्या हो गया कि कॉस स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू देखें, मैं कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू देखे तो दैट बिटवीन 0 और 1 उसकी वैल्यू मुझे मिलेगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो इंटेंसिटी की रेंज मुझे मिलेगी ना वो 0 से लेके I0/2 जितनी मिल जाएगी। तो 0 मतलब 0%, और I0/2 के कॉरस्पॉन्डिंग देखो आप 50% है कि नहीं, 50%। तो मतलब ऑप्शन बी, 0 से 50% के बीच में आपको क्या मिलेगा, इंटेंसिटी मिलेगा। किसका, तो कि जो लाइट दूसरे पोलराइजर के बाहर आ जाती है वो। क्योंकि कॉस स्क्वायर की रेंज देखिए, कॉस स्क्वायर की रेंज 0 से 1 है, आगे क्या है I0/2, I0/2 मतलब 50%। तो 50% को आप 0 से 1 की रेंज में मैच करके देखो, तो 0 से मल्टीप्लाई करो 50% को तो 0 मिलेगा, और 1 से मल्टीप्लाई करो 50% को तो क्या मिलेगा, 50% मिलेगा। तो मतलब यहाँ पे जो रेंज मिलेगी दैट विल बी बिटवीन 0% एंड 50%। ओके, समझ में आया। फिर से एक जरा ध्यान से देख लो, I0/2 cos स्क्वायर थीटा, ये I0/2 जो होता है वो 50%, और cos स्क्वायर की रेंज होती है 0 से 1। 50% को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 आएगा, और 50% को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 50% आएगा। सो दिस इज व्हाट द रेंज इज। चलो ब्रूस्टर्स लॉ से हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम ब्रूस्टर्स लॉ एक्सेप्ट फॉर पब्लिश्ड मेटेलिक सरफेसेस द पोलराइजिंग एंगल। देखो ब्रूस्टर्स लॉ क्या कहता है,
फ्रॉम ब्रूस्टर्स लॉ। टेन ब्रूस्टर्स एंगल क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के जितना होता है। टेन इंटू आई बी इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। तो ये म्यू जो होता है ना, वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है या वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, या तो हम बोल सकते हैं कि मीडियम पे डिपेंड करता है। मतलब यहां पे पोलराइजिंग किस पे डिपेंड करेगा और किससे इंडिपेंडेंट होगा, तो इट विल बी डिपेंड अपॉन वेवलेंथ एंड इट्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स। ये ऑप्शन ए। यस, म्यू बदलेगा तो वेवलेंथ बदलेगी, वेवलेंथ बदलेगा तो कलर भी बदल सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर व्हेन ऑर्डिनरी लाइट इज मेड इंसिडेंट ऑन अ क्वार्टर वेव प्लेट द इमर्जेंट लाइट विल बी। अब यही डेटा है, ये आपको समझना है। क्वार्टर वेव प्लेट होता है ना, ऑलवेज प्रोड्यूसेस elliptically polarized light। ये डेटा है, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर इट। ओके, और ये इसलिए मैंने यहां पे रखा है कि एटलीस्ट ये डेटा आपको दिमाग में आए। चलो, एन अनपोलराइज्ड लाइट बीम इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस एट एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू ब्रूस्टर एंगल। अगर ब्रूस्टर एंगल पे गिरा तो डेफिनेटली ये ब्रूस्टर्स लॉ वैलिड होगा। ओके, देन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड बीम आर बोथ आर पार्शियली। मतलब अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्टेड बीम होगा और ये रिफ्रैक्टेड बीम होगा। हमने ब्रूस्टर्स लॉ की जो थियरी है उसमें पढ़ा हुआ है, ये पोलराइज्ड होता है और ये जो होता है वो पार्शियली पोलराइज्ड होता है। मतलब रिफ्लेक्टेड पोलराइज होगा, तो रिफ्लेक्टेड बीम इज कंप्लीटली पोलराइज एंड रिफ्रैक्टेड बीम इज पार्शियली पोलराइज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ब्रूस्टर्स लॉ क्या है वही पूछा है यहाँ पे। यस, वही पूछा है। जस्ट रीड द क्वेश्चन। अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन ग्लास सरफेस, एंगल ऑफ इंसिडेंस सो दैट रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर परपेंडिकुलर। ये दोनों जब परपेंडिकुलर होते हैं तब ब्रूस्टर्स लॉ वैलिड होता है, इसलिए ऑप्शन बी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज √3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है √3। इफ द अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन द पोलराइजिंग एंगल, पोलराइजिंग एंगल, अनपोलराइज्ड लाइट आती है पोलराइजिंग एंगल पे इंसिडेंट होती है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा। पोलराइजिंग एंगल मतलब ब्रूस्टर्स एंगल, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, 10 IB बोल सकते हो। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, IB का वैल्यू मिल जाएगा 60, क्योंकि 1060 होता है ना, वो √3 होता है। अब जरा फिगर से ध्यान से देखो, यहाँ पे ये इंसिडेंट लाइट, ये रिफ्लेक्टेड लाइट और ये रिफ्रैक्टेड लाइट। ब्रूस्टर्स लॉ में ये एंगल 90 डिग्री फिक्स है। ये एंगल हमने क्या लिया, 60 डिग्री लिया, जो हमने यहां से कैलकुलेट किया। ये 60 होगा तो ये 60 होगा, ये 60 फिर ये 90, तो ये क्या होगा, 30 होगा। ये जो होगा वो 30 डिग्री होगा। तो मतलब अपना आंसर आएगा 30 डिग्री। किनको हम, क्योंकि हमको यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछा हुआ है। क्रिटिकल एंगल ऑफ सर्टेन मीडियम, कोई भी एक मीडियम है उसका क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है। क्रिटिकल एंगल जो है उससे मुझे ये आंसर मिलता है। देखो, क्रिटिकल एंगल का मतलब होता है सी। सी का वैल्यू साइन इनवर्स 3/5 है, तो उसका मतलब साइन सी क्या होगा, 3/5 होगा। तो देखो हम ट्राइंगल बनाते हैं। अगर ये एंगल सी है तो ये 3/5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब देखो, पोलराइजिंग एंगल ऑफ द मीडियम ढूंढना है। पोलराइजिंग एंगल कैसे ढूंढेंगे, अच्छा इसकी ट्राइंगल बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। देखो यहाँ पे पोलराइजिंग एंगल ढूंढने के लिए सबसे पहले मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए, क्योंकि पोलराइजिंग एंगल के जो फॉर्मूला में 10 IB, IB इज पोलराइजिंग एंगल, उसके फॉर्मूला में आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1/sin c। तो साइन सी कितना हो गया, 3/5, तो 1/sin c होगा 5/3। और यहां से आपको पोलराइजिंग एंगल क्या मिलेगा, 10 इनवर्स 5/3 मिल जाएगा।
and you can see that option B is the right answer. एंड ये क्वेश्चन जो होगा वो इस पर्टिकुलर टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन होगा गाइस. ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, पहले तो समझ लो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होता है. तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा ना, वो प्लेन, जो प्लेन लाइट को पोलराइज करता है ना, उस प्लेन को ही क्या कर देगा, रोटेट कर देगा, मतलब प्लेन को बदल देगा. ये केमिस्ट्री के टीचर को पूछना आप. केमिस्ट्री के अंदर ऑप्टिकल कंपाउंड आते हैं. देखो मुझे एक ऑप्टिकल कंपाउंड मैंने आपको बताता हूं. मैं ये नाम मुझे पता नहीं है, ठीक है, ये कौन सा कंपाउंड है, लेकिन मैंने कहीं पे देखा था. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ठीक है. इसका मिरर इमेज, जैसे ही आप इसका पोलराइजेशन करोगे तो उसका मिरर इमेज प्रोड्यूस हो जाएगा. देखो ये एक मैंने एक्चुअली गूगल किया था जब मुझे पता नहीं था, ये कुछ सालों पहले. तो मैं हर बार ये पर्टिकुलर एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास इतने ज्यादा एग्जांपल्स नहीं होते क्योंकि केमिस्ट्री है. लेकिन सिर्फ सिंपल इतना बता दूं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होता है, तो कि वो प्लेन पोलराइज लाइट जो होती है उसके प्लेन को क्या कर देगा, रोटेट कर देगा. तो यहाँ पे ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. ऑप्शन ए विल बी दी राइट आंसर. ठीक है, चलो अब इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम यहाँ पे खत्म करते हैं. अब हमारा मॉडर्न फिजिक्स चालू हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर से. तो विल गो विथ ड्यूअल नेचर एंड रेडिएशंस. ठीक है, तो टिल देन हैव अ जस्ट नाइस टाइम इन लर्निंग गाइस. बाय बाय, गुड डे ऑल ऑफ यू.